है। हाँ, ठीक, आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। लेट मी गो बैक टू शेयरिंग द स्क्रीन एंड अगेन। So now can you see the actual PowerPoint slides? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर हमारी डिस्कशन बीच में रह गई थी। आप कह रहे हैं कि ये मोमेंटम वाला पार्ट आपको क्लियर नहीं है। एज आई टोल्ड यू कि ये आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन हुई होती है। एक उसमें से ये है कि अगर आपके पास ये चार्ज डेंसिटी हो और आप इसको इंटीग्रेट कर ले तो आपको टोटल चार्ज मिलेगा। सिमिलरली ये वाला जो इंटीग्रल है, इसके अंदर आपके पास ये एक स्केलर फंक्शन है जो कि मास डेंसिटी है, और एक वेक्टर फंक्शन है जो कि वेलोसिटी है। तो अगर ये स्केलर फंक्शन और वेक्टर फंक्शन का प्रोडक्ट, आप इस प्रोडक्ट को वॉल्यूम इंटीग्रेट करोगे तो देखें इसमें ये मास पर यूनिट वॉल्यूम है ये वाला, और ये वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेशन हो रही है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम जब वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट हो जाए तो आपको क्या मिलेगा? जिस तरह चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम अगर इंटीग्रेट होती है तो पूरे वॉल्यूम के ऊपर, तो आपको क्या मिलता है रिजल्ट? जिसने क्वेश्चन पूछा था प्लीज, आप Total total आपको charge. टोटल चार्ज मिलता है। तो सिमिलरली अगर अगर चार्ज डेंसिटी के की बजाय आपके पास मास डेंसिटी हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम हो, और वो उसका वॉल्यूम इंटीग्रल आप ले ले, तो वो उससे आपको क्या मिलेगा? आई एम आस्किंग यू, जिसने क्वेश्चन पूछा था, आई डोंट नो। Mass, आपको मास sir. मिलेगा। अब मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट आपको क्या देता है? Momentum, sir. Linear momentum. मोमेंटम। तो ये आपका मोमेंटम का डेफिनेशन है एक वॉल्यूम इंटीग्रल के ऊपर। बट ये जो डेफिनेशन है, दिस इज मोस्टली यूज्ड इन फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड डायनामिक्स तो आप पढ़ नहीं रहे हैं तो आपको शायद ये आपको ना मिले, बट मे बी मैकेनिक्स के अंदर कोई आपको इस तरह का टॉपिक आ जाए तो ये सिर्फ मेरा कहने का मकसद यही है कि मैं इन चीज़ों को फिजिक्स के साथ जो एग्जांपल्स में दूं कि वो फिजिक्स से ही लूँ। ठीक है, तो क्लियर है या नहीं? जी, शुड आई प्रोसीड? Clear, sir. ओके, नेक्स्ट। आपको लाइन इंटीग्रल्स का स्लाइड नजर आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। एज वी डिस्कस्ड इन दिस के हमारे पास लाइन इंटीग्रल तीन तरीकों से हम कर सकते हैं: स्केलर फंक्शन और लाइन एलिमेंट का प्रोडक्ट, फिर लाइन एलिमेंट और वेक्टर फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट, और फिर लाइन एलिमेंट और वेक्टर फंक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब हम इसको बारी बारी देखेंगे। फर्स्ट हम अब भी देखने जा रहे हैं कि लाइन इंटीग्रल्स हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। फॉर फॉर दिस केस कि अगर आपके पास एक स्केलर फंक्शन हो ये वाला, और आप उसका लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसे करना होगा। अब एज वी डिस्कस के रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइन इंटीग्रल की वैल्यू ये है, डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। तो ये लाइन एलिमेंट की वैल्यू है इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये एक कोई सा भी स्केलर फंक्शन है, ये आपके पास पोटेंशियल हो सकता है, ये कोई भी चीज़, लेकिन स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा। टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। अब आप इसको एक अगर ये कोई स्केलर फंक्शन है, लेट सपोज ये टेम्परेचर है, ठीक है, और आप किसी रूम के अंदर ये टेम्परेचर आपको शो कर रहा है, और आप उस रूम में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं एक लाइन के ऊपर या एक कर्व के ऊपर। जनरली बेशक वो सीधा लाइन ना हो बल्कि एक कर्व हो, टेढ़ा मेढ़ा सा इस तरह सा कर्व हो, आप उस कर्व के ऊपर जा रहे हैं। तो उस कर्व के ऊपर 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 अगर आप अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो उससे आपको मिलेगा क्या फिजिकली, और वो चीज़ कैलकुलेट कैसे होगी। फिर ये डिपेंड करता है कि फिजिकली वो आपको क्या चीज़ देगा। तो अगर ये टेम्परेचर है और ये 7 लेंथ है, तो टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, क्योंकि ये लेंथ है ना, डी एक्स डी वाई डी जेड ये सारे लेंथ के यूनिट्स हैं। और अगर ये टेम्परेचर है, या सिंपली टेम्परेचर की जगह छोड़ दें इसको, अगर ये लेट सपोज पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को ओवर अ लाइन, तो आपको क्या मिलता है रिटर्न में? ये फिजिकल नई क्वांटिटी जो आपको मिलेगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रोडायनामिक्स अगेन। सर वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, लेकिन फिजिकल नेचर उसका क्या होगा? क्या क्वांटिटी मिलेगी आपको? वो आपको सर इलेक्ट्रिक ये फील्ड आप क्या मिलेगा। ले रहे हो? जी,
इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा। जो नई क्वांटिटी, अगर ये चीज़ पोटेंशियल हो, अगर ये स्केलर चीज़ पोटेंशियल हो और ये आपका लाइन एलिमेंट है, तो अगर आप एक लाइन के ऊपर उसको इंटीग्रेट करते हैं तो जो नई क्वांटिटी आपको मिल जाएगी इस इंटीग्रेशन के रिजल्ट से, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डिपेंड करता है कि ये स्केलर फंक्शन क्या है। जब ये इंटीग्रेट होता है तो आपको अकॉर्डिंगली एक नई क्वांटिटी मिलती है। अगर ये प्रेशर हो, ये टेम्परेचर हो, या कोई भी स्केलर फंक्शन हो रहा हो, आप उसको लाइन इंटीग्रेट करें ऐसे, तो आपको जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलेगी वो कोई सी भी क्वांटिटी होगी, फिजिकल उसका मीनिंग होगा। अब हमारा इस यहाँ पर हमारा जो पर्पस है वो पर्पस ये है कि अगर आपके पास एक स्केलर फंक्शन हो और लाइन एलिमेंट को अगर आप उसका लाइन इंटीग्रल लेते हैं तो वो करना कैसे होगा। अब ये यहाँ पर बेसिक क्राइटेरिया ये है। बेसिक क्राइटेरिया ये है कि इस लाइन इंटीग्रल को, ये इसमें तीन पार्ट्स हैं, ये वेक्टर dx dy और dz। पर्पस करने का या इसको लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करने का तरीका ये है कि कन्वर्ट दिस इनटू अ सेट ऑफ स्केलर इंटीग्रल्स। इसको सेट ऑफ स्केलर इंटीग्रल्स में कन्वर्ट कर ले। कैसे करेंगे, ये बेसिक आइडिया है। दिस इज द टेक होम लेसन कि आप इसको सेट ऑफ स्केलर इंटीग्रल्स में कैलकुलेट करोगे। तो देखिए, ये आपका स्केलर फंक्शन है, कोई भी एक्स वाई जी का फंक्शन होगा, और ये सिंपल उसके साथ इस वेक्टर का प्रोडक्ट है, ना डॉट है ना क्रॉस है। तो इट मीन ये स्केलर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसके साथ, और फिर इसके साथ। तो जब ये स्केलर फंक्शन और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपको ये पहला कंपोनेंट मिलेगा, ये वाला। अब इसके साथ ये अपना आई होगा, ये वाला। लेकिन हमने कहा है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आई, जे और के जो हैं, दीज आर कांस्टेंट्स, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर निकल आएंगे। बट रिमेंबर, ये सिर्फ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है, बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ज़रूरी नहीं है कि ये हो। तो हम जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़ेंगे जिनके अंदर ये चीज़ें, ये यूनिट वेक्टर्स पर कांस्टेंट नहीं रहेंगे। लेकिन सो फार इन दिस सिंपलेस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम, आई, जे और के जो यूनिट्स वेक्टर हैं, दे आर कांस्टेंट। तो पहला आपका ये वाला इंटीग्रल बनेगा, फाई एक्स डी एक्स, और आई बाहर होगा। तो ये जो पोर्शन है, ये आई के बगैर, दिस इज अ स्केलर इंटीग्रेशन, जिसके अंदर आपको इंटीग्रेशन करनी होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली। अगर इसके अंदर एक्स वाई जी का फंक्शन है तो वो वाई और जेड बाहर निकल जाएंगे और सिर्फ एक्स के ऊपर इंटीग्रेशन होगी। ये एक स्केलर इंटीग्रल है। सिमिलरली, जब ये स्केलर फंक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा, इसके साथ, तो आपको ये दूसरा टर्म मिलेगा, ये वाला, ये, और इसमें से जे बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगी, इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू जेड, लेकिन ये एक सिंपल एक स्केलर इंटीग्रेशन होगी। सिमिलरली, जब ये वाला फंक्शन मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ, तो आपको ये आखिरी टर्म मिलेगा जिसमें कि फाई एक्स वाई जी और डी के, दिस इज एक्चुअली डी जेड, सो दिस इज अ टाइपो, आप इसको डी के की बजाय इसको डी जेड ले लें। तो और के यूनिट वेक्टर है, वो कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा। तो अब देखिए, हमारा ये वाला जो लाइन इंटीग्रल है, ये एक्चुअली हमने कन्वर्ट कर लिया अ सेट ऑफ 3 स्केलर इंटीग्रल। एक स्केलर इंटीग्रल ये है जिसमें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, दूसरा ये है जिसमें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई है, और तीसरा ये है जिसमें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड है। दिस इज जस्ट लाइक द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में हमने स्केलर फंक्शन लिया था और उसको डेल के साथ मल्टीप्लाई किया था, डेल वेक्टर ऑपरेटर था। एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पर हो रही है। अब हमारा जो ऑपरेटर है, दिस इज इंटीग्रल ऑपरेटर, दैट्स नॉट दैट डेल वेक्टर ऑपरेटर। तो ये इंटीग्रल ऑपरेटर इस स्केलर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और आपको 3 टर्म्स मिल रहे हैं। ये एक स्केलर इंटीग्रेशन है, लेकिन ओवरऑल इस चीज का जो रिजल्ट आएगा, इसके कंपोनेंट तो स्केलर है, ये एक स्केलर इंटीग्रल है, ये एक स्केलर है, और ये भी एक स्केलर इंटीग्रल है। लेकिन इसका जो ओवरऑल आपको आंसर मिल रहा है, जो फिजिकल क्वांटिटी एज अ रिजल्ट मिल रही है, वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। जिस तरह मैंने स्टार्ट में बता दिया, अगर ये पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, तो अगर आप इस चीज़ को लाइन इंटीग्रेट करते हैं तो आपको मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी होगी कि अगर हम लाइन इंटीग्रल्स कैलकुलेट करते हैं तो लाइन इंटीग्रल्स को कैलकुलेट हम कैसे करेंगे। पहले हम उसको अ सेट ऑफ 3 स्केलर इंटीग्रल्स लिखेंगे। जब हमें ये 3 स्केलर इंटीग्रल के सेट मिल जाएं तो ये इंटीग्रेशन फिर हम 3 दफ़ा करेंगे, और ये सिंपल स्केलर इंटीग्रेशन होगी जो आपने कैलकुलस में अभी तक 1 वेरिएबल के लिए सीखी हुई है। सो इस स्लाइड के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ ले, अदरवाइज आई एम गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। एनी कंफ्यूजन है? No, sir. शुड आई प्रोसीड? No, sir. It's clear. जी जी पूछें। किसी का अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज आई एम गोइंग टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। No, sir. Proceed, sir. गुड। अब लाइन Clear इंटीग्रल, है, sir. जी क्लियर है, गुड। लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शंस।
अगर मेरे पास कोई वेक्टर फंक्शन हो तो उसका लाइन इंटीग्रल मैं कैसे लूँगा? अब लाइन एलिमेंट मुझे पता है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर फंक्शंस के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस होंगे। एक, उस वेक्टर फंक्शन का मैं इस लाइन इंटीग्रल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा। सो दिस इज जस्ट लाइक डाइवर्जेंस, जिसमें कि डेल को आप किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते थे, ये भी उसी तरह का है, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटर जो है वो इंटीग्रल ऑपरेटर है और लाइन इंटीग्रल ऑपरेटर है। तो ये लाइन एलिमेंट है, ये आपका वेक्टर फील्ड है और उसके साथ ये डॉट प्रोडक्ट है। अब अगर ये आपका वेक्टर फील्ड ऐसे हो वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के, जहाँ पर ये वी एक्स जो है ये अलग से एक्स वाई जी का फंक्शन होगा, ये अलग से एक्स वाई जी का फंक्शन होगा, और ये वी जेड जो है ये अलग से एक्स वाई जी का फंक्शन हो सकता है। तो इस केस पे हमारे लाइन इंटीग्रल का जो डेफिनेशन है वो ये है कि डॉट प्रोडक्ट के साथ हम लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं। तो हमारा जो तीन स्केलर इंटीग्रल बनेंगे, पहला ये होगा वी एक्स डी एक्स, इसका ये वाला एक्स कंपोनेंट और ये एक्स के साथ इंटीग्रेट होगा। सिमिलरली दूसरा कंपोनेंट बनेगा वी वाई डी वाई, ये वाला कंपोनेंट और इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे। सिमिलरली ये जेड कंपोनेंट और इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट करेंगे। रिमेंबर यहाँ पर ये जो वी एक्स है दिस कैन बी अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी, इसमें तीनों हो सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन हम सिर्फ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बाकी अगर इसमें वाई और जेड है तो वो कांस्टेंट ट्रीट होंगे और वो बाहर निकलेंगे। सिमिलरली यहाँ पर, या अगर एक्स वाई जी आपस में किसी इक्वेशन के थ्रू कनेक्टेड है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अगर आप y और z को बाहर निकाल रहे हैं तो बिफोर गोइंग टू रिमूव देम फ्रॉम इंटीग्रेशन साइन, पहले देख ले कि उन y और z का x के साथ कोई रिलेशन तो नहीं है। अगर y और z x के साथ किसी इक्वेशन के थ्रू रिलेटेड है तो वो चीज़ आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। थ्रू एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने y और z को बाहर नहीं निकालना है एज इट इज़, अगर पहले से उनके दरमियान कोई रिलेशन होगा तो वो यूज़ करेंगे। तो so that's very important here. We'll discuss this point in the problem. तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट के साथ जो लाइन इंटीग्रल है वो इस तरह सिंपल तीन स्केलर इंटीग्रल बन जाएंगे। अब ये इंटीग्रेशन अलग से होगी, ये अलग से होगी और ये अलग से होगी, और फिर इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमें ओवरऑल इस चीज़ का रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा वेक्टर फील्ड डॉट डी आर का, वो क्वांटिटी क्या होगी बाय नेचर, स्केलर होगी या वेक्टर? एनीवन? स्केलर होगी। स्केलर होगी स्केलर सर, क्वांटिटी, गुड। स्केलर। कोई सा एग्जांपल दे दे जिसमें ये स्पेशल केस, कोई स्पेशल वेक्टर फील्ड ले ले, कोई फिजिकल एग्जांपल दे दे मुझे। पहले ही स्लाइड से मैंने एग्जांपल दिया हुआ था, वही बता दे। वर्क वाला जो सर, वर्क, गुड। वर्क या आपका पावर जो है एफ डॉट वी, वर्क है, बहुत सारी चीज़ें और भी है। तो आपको जो ओवरऑल आंसर मिलता है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और फिर वो डिपेंड करता है कि ये वेक्टर फंक्शन क्या चीज़ है। ये वाला अगर ये पावर या एफ डॉट वी है, एफ डॉट वी से ये है तो देन आपको पावर मिलेगा। सो सिर्फ आपने यहाँ पर ये लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना सीखना होगा, फिर आप किसी भी एप्लीकेशन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन वही स्ट्रेटजी है कि तीन स्केलर सेट बन गए, तीन स्केलर इंटीग्रल बन गए। नेक्स्ट, अगर ये वेक्टर फील्ड है तो ये क्रॉस के साथ भी आ सकता है, जिस तरह कर्ल में था, किसी वेक्टर फील्ड को अगर आप डेल ऑपरेटर के साथ कर्ल करते थे, अब यहाँ पर हम अगर किसी वेक्टर फील्ड को कर्ल कर ले तो उससे क्या आपको मिलेगा। हाँ, ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये वर्क है एफ डॉट डी आर और ये बी डॉट डी एल एम्पियर्स लॉ है। नेक्स्ट जो थर्ड है लाइन इंटीग्रल का जो लास्ट पार्ट है, जिसमें कि वेक्टर फील्ड को अगर आप मल्टीप्लाई कर ले लाइन एलिमेंट के साथ विद अ क्रॉस, तो यहाँ पर भी आपके पास तीन चीज़ें बन सकती हैं, तीन कंपोनेंट्स बन सकते हैं। इसका ओवरऑल आंसर क्या बनेगा, इस क्वांटिटी का ओवरऑल जो आंसर बनेगा उसका नेचर क्या होगा क्वांटिटी का? वेक्टर नेचर होगा। जिस तरह ये मैग्नेटिक फोर्स जो है डी एल क्रॉस बी या डी आर क्रॉस बी जो है, अब इसको भी हमने तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड करना होगा। इसको तीन कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करेंगे? ये इस चीज को आपने सिंपल ए क्रॉस बी पढ़ा एक्स हुआ, वाई जे, ए क्रॉस बी को आप कैसे कैलकुलेट करते थे? ए क्रॉस बी का आप लिखते थे वही डिटर्मिनेंट लिखते थे,
तो Yes, इसका sir. x I कंपोनेंट, y JK वाला. कंपोनेंट और z कंपोनेंट इसके एक रो में आ जाएंगे, y x y v x y v डिटरमिनेंट फॉर्म में। डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो इस चीज को आप डिटर्मिनेंट में लिखते हैं तो वो डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं तो ये 3 आपके पास इंटीग्रल्स बनेंगे, इसके या इसके जनरल केस के। और वो 3 इंटीग्रल आपके पास, उसमें से जो i j और k होंगे वो चूंकि कांस्टेंट होंगे तो वो बाहर निकल जाएंगे। तो आपके पास इस तरह की ये चीज़ आएगी, ये वाली इस तरह की चीज़ आएगी। तो लेकिन ये यहाँ पर तो ये सिंपल है, ये और ये और ये। उस केस में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में ये एक्सपेंडेड फॉर्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। लेकिन अगेन इसमें से i j और k बाहर निकलेंगे। तो इसको स्ट्रेटजी के मुताबिक आपने इसको स्केलर इंटीग्रल्स में कन्वर्ट करना होगा। 3 सेट्स बनेंगे और इनको फिर कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल मीन के ज़्यादा लेंथी होता है क्रॉस प्रोडक्ट के साथ लाइन इंटीग्रल्स करना। लेकिन ये एप्लीकेशन में बहुत कम अपीयर होते हैं। स्पेशली आपको मैग्नेटिक फोर्स और बायोसेवर लॉ जो है, ये 2 इसके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपको इसके एग्जांपल्स मिलेंगे। एंड यू विल सी के डूइंग कैलकुलेशन विद बायोसेवर्स लॉ या with this equation they are a little challenging as compared to the other 2 line integrals. So ये आपका लाइन इंटीग्रल का डिस्कशन था। अब ये लाइन इंटीग्रल के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सिंपल जो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ है वही है। लाइक v डॉट डी आर में अगर इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b हो रही है और अगर आप इंटीग्रेशन के लिमिट स्वैप कर देते हैं, स्विच कर लेते हैं लिमिट्स, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर आप स्विच कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन के साथ एक माइनस साइन आ जाता है। तो यही सिंपल इंटीग्रेशन का रूल है, ये हमारे पास हम यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर किसी भी लाइन इंटीग्रल में हम a से b तक जा रहे हैं, हमारा फाइनल लाइन इंटीग्रल a से b तक है, लेकिन अगर हम a से b के दरमियान कोई सा तीसरा पॉइंट p ले लें तो हम इस तरह कर सकते हैं कि हम अपने लाइन इंटीग्रल को 2 में ब्रेक कर लें। एक इंटीग्रेशन a टू p और दूसरी इंटीग्रेशन फ्रॉम p टू b। तो ये चीज़ आपने कैलकुलस में ऑलरेडी देखी हुई हो, दिस इज़ अ वैलिड रूल। इसका प्रूफ भी उधर है लेकिन हमें उससे प्रूफ से कोई वो नहीं है। वी विल यूज़ दिस जहाँ पर हमें ज़रूरत होगी। तो लाइन इंटीग्रल्स की ये प्रॉपर्टी और स्पेशली ये वाली प्रॉपर्टी ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जब हम किसी एक कर्व्स के ऊपर इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम a टू b और हमें बीच में कोई आसान सा रास्ता मिले तो वो रास्ता हम ब्रेक करके यहाँ से इसको लेंगे। सो इसके अंदर अगर आपको लाइन इंटीग्रल के ऊपर कोई कंफ्यूजन है सो प्लीज़ आस्क, अदरवाइज मैं प्रॉब्लम की तरफ जा रहा हूँ जो हमारा एग्जांपल है। आपको कैलकुलेट करने का तरीका पता चल गया कि हमने अपने लाइन इंटीग्रल सर वो सारा पता Yes, चल sir. गया लेकिन जी 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 सर लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन है सर। डी एक्स आई डी वाई जे डी Excuse me, जेड sir. एक बंदा हम तो वहाँ पर एक कंपोनेंट लेते थे या लेंथ कंपोनेंट। यस जी जी सर। सर हम जब पहले कैलकुलेट करते थे तो एक यानी डी आर जो होता था वो इस dx लाइन होता का एक था। कंपोनेंट होता था, उसको हम इंटीग्रेट करते थे। यस सर, वो सारा हमें देता था। यहाँ पर तो एक्स कंपोनेंट भी है, वाई भी है, जेड भी है। ये उसका क्या मतलब है? ये कंपोनेंट है जिसको उसके आई ये कंपोनेंट भी है, जे कंपोनेंट भी है और के कंपोनेंट भी, उसका क्या मतलब है? देखें वहाँ पर जो आप इंटीग्रेशन कर रहे थे, लेट मी गो बैक टू दैट राइटिंग पोर्शन। अगर मैं जा सकूँ आराम से तो मैं आपको दिखा दूंगा। अगर मेरी राइटिंग, हाँ ये आपको नज़र आ रहा है, ये इंटीग्रेशन जब आप कर रहे थे, एक्सक्यूज मी, यस सर। आपको नज़र आ रहा है ये दिस इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स Yes, और sir, टू बी yes. इंटीग्रेशन हो रही है। यहाँ पर एक्स असल में इस इंटीग्रेशन के जो लिमिट्स हैं देख लीजिए, सिंपल a टू b, तो ये एक x की वैल्यू होगी यहाँ पर, लाइक x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 4 तक आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन असल में x एक्सिस के अलांग हो रही है। ये सिमिलरली अगर ये y का फंक्शन होता एफ वाई और डी वाई Yes, sir. तो उसके लिमिट y के होते हैं, तो वो इंटीग्रेशन अलांग y एक्सिस होती। सिमिलरली अगर ये z में इंटीग्रल होता तो उसके लिमिट्स z एक्सिस पे 2 पॉइंट होते हैं। तो अब असल में हम यहाँ पर जो लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं ये इसका जनरलाइजेशन है। अब हम सिंपल x एक्सिस के ऊपर इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, सिंपल y के ऊपर नहीं कर रहे हैं, सिंपल z के ऊपर, हम किसी जनरल कर्व के ऊपर जा रहे हैं। अब उस कर्व के ऊपर x और y एक दूसरे के साथ किसी इक्वेशन के थ्रू कनेक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा जो लाइन इंटीग्रल है वो किसी सर्कल के ऊपर है या सर्कल का आधा पोर्शन है, उसके ऊपर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वो प्लेन के अंदर हम करेंगे। सिमिलरली अगर हम
पैराबोला के ऊपर कर रहे हैं, पैराबोला के कोई किसी पोर्शन के ऊपर कर रहे हैं, तो ये हम रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं एक प्लेन के अंदर, या जनरली किसी भी कर्व के ऊपर अगर हम जाते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, तो इसमें ये तीन चीज़ें अलग अलग से आएंगी और इनको हमने अलग अलग से इंटीग्रेट करना होगा और इनके साथ अलग अलग इनके जो 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 आई जे के हैं वो हम इनके साथ फिर लगाएंगे। तो इन अ सेंस हमें ये तरीका आता है कि एक डायमेंशन में इंटीग्रेशन कैसी करनी है। अब हमें चूंकि डी आर जो है उसमें तीन चीज़ें हैं, तो हम जो तरीका हमें आता है एक वन डायमेंशन में इंटीग्रेशन करने का, हम अपना प्रॉब्लम इसमें ले आते हैं कि एक dx का इंटीग्रेशन अलग हो जाए, dy का अलग हो जाए और dz का अलग हो जाए, फिर हम इन सारे इंटीग्रेशन को अलग अलग करेंगे और बाद में इनको पैचअप कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी इन इंटीग्रल्स को परफॉर्म करने के लिए। डज दैट आंसर योर सर क्वेश्चन? मतलब ये हो कि हम स्पेस, यस सर, इसका मतलब ये हो कि हम स्पेस में फॉर एग्जांपल पाथ तय कर रहे हैं, उसका टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे। एग्जैक्टली टोटल डिस्टेंस नहीं फाइंड कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस के साथ किसी चीज को इंटीग्रेट कर रहे हैं। एरिया, यस सर, एरिया। अगर नहीं, Yes, sir, अगर yes. मैं सिर्फ इसको करता हूँ, ये फंक्शन ना हो, अगर ये चीज कोई ना हो, मैं सिर्फ अगर डी आर को इंटीग्रेट करता हूँ तो फिर मुझे एक लाइन मिलेगा 3 डायमेंशन में। यस सर, लेकिन मैं इसके साथ जब इंटीग्रेशन करता हूँ, इस फंक्शन को यहाँ पर लगा के जब लाइन के ऊपर इंटीग्रेट करता हूँ, तो मुझे कोई नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर ये फोर्स फील्ड है और अगर उस फोर्स फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ तो मैं एक्चुअली वर्क कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पर। आप सुन रहे हैं मुझे? यस सर, यस। ठीक है, तो एनी अदर कंफ्यूजन लाइन इंटीग्रल के कैलकुलेशन में? नो सर। एग्जांपल करेंगे तो शायद ये आइडिया आपको क्लियर हो जाए। यस सर। so should I proceed towards the example or the problem? या फिर भी Yes, अगर sir, आपका go कोई on. कंफ्यूजन है तो पूछ ले। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चन। आपने इस No, सेशन sir, go on. को ज्यादा पैसिव रखा है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही बोला हूँ, आप लोग ज्यादातर खामोश ही रहे हैं। एंड इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू कि आई वांट दिस सेशन टू बी वेरी इंटरेक्टिव, कि आप इसको इतना ज्यादा पैसिव ना बनाएं। ट्राई टू पार्टिसिपेट, ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस। लेकिन आप लोग पता नहीं है, आइदर यू पीपल आर नॉट गेटिंग एनीथिंग और यू आर गेटिंग everything, and this is a false assumption in the latter case. So let me proceed. अगर आपके कोई फर्दर फिर कोई क्वेश्चंस हुए तो आप इसके रिकॉर्डिंग को फिर से देख ले, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो देन यू कैन ईमेल दोस क्वेश्चंस टू मी। सो आई एम गोइंग टुवर्ड द प्रॉब्लम। हाँ, ये प्रॉब्लम है हमारा कि एक फोर्स है जो कि इस तरह से गिवन है, F is equal to xy, ये उसका x कंपोनेंट है और ये उसका y कंपोनेंट है फोर्स का। तो फोर्स हमें गिवन है और रिक्वायर्ड हमें क्या है? फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। अगर आप इस फोर्स फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लाइक फ्रॉम द ओरिजिन जो कि 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट से आप 2 1 पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो इस फोर्स से जो वर्क होगा, लाइक ये आपका 0 पॉइंट है, इस पॉइंट से, एक मिनट मैं जरा ये पॉइंटर लेजर कर लूं। आपको रेड पॉइंटर नजर आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, तो ये sir. प्रॉब्लम हमारा ये है, प्रॉब्लम को समझना है आप लोगों ने कि एक फोर्स फील्ड आपको गिवन है, किसी रीजन के अंदर फोर्स इस तरह से गिवन है, ये उसका फंक्शनल फॉर्म है, ये उसका एक्स कंपोनेंट, ये उसका वाई कंपोनेंट है, और इस फोर्स फील्ड में आप एक पॉइंट है जो कि ए पॉइंट है, जो कि ओरिजिन है, ओरिजिन से आप जा रहे हैं किसी दूसरे पॉइंट पे जो कि 2 1 पॉइंट है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस फोर्स फील्ड में जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो आप वर्क फाइंड करें। तो वर्क फाइंड करना इन अ सेंस आपने एक लाइन इंटीग्रेशन करनी है, लेकिन इसके लिए वो आपसे ये प्रॉब्लम 4 दफ़ा पूछ रहा है कि पहला जो पाथ है वो ये है कि आप ए से बी तक डायरेक्ट चले जाएं, ए से सी तक, सॉरी, डायरेक्ट इसी पाथ पे चले जाएं। ये वाला जो पाथ है, पाथ 1, जिसमें इक्वेशन ये है, जिसमें y और x ए से रिलेटेड है। देखिए आपका जो पाथ 1 है, ये कौन सा कर्व है? Straight है। स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y is equal to mx,
और इसका हाफ जो है ये इसका स्लोप है। तो पहला पाथ मैंने जाना है ए से सी तक अलोंग द स्ट्रेट लाइन और वर्क निकालना है। दूसरा पाथ मेरा ये है कि अगर मैं ए से सी की तरफ इस वाले पाथ पे जाऊं, दूसरे वाले पाथ पे जो कि एक पैराबोला का पोर्शन है, एक पैराबोलिक पोर्शन है, तो इसका इक्वेशन ये है, यू कैन सी कि नाउ दिस इज y इज इक्वल टू 1/4x², ये पैराबोलिक पोर्शन है। देन तीसरा जो पाथ है वो एक ब्रोकन लाइन है, वो ऐसे है। पाथ 3 जो है कि पहले मैं यहाँ से y एक्सिस के ऊपर यहाँ तक पहुँचूँ A1 तक, और फिर उस 1 से फिर मैं C तक पहुँचूँ, तो अगेन मैं उस तक पहुँच जाऊँगा जो मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो ये मेरा तीसरा पाथ है। और चौथा जो पॉइंट है, चौथा जो पाथ है एक्चुअली, वो एक पैरामीट्रिक इक्वेशन उसने दी है। उसने x और y को इन टर्म्स ऑफ अ थर्ड वेरिएबल दिया है जो कि t है, और ये उसका ग्राफ है, चौथा पाथ जो है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें फोर्स पता है और हमने वर्क फाइंड करना है, लेकिन ये वर्क हमने 4 दफ़ा करना है। तो आपको प्रॉब्लम की समझ आ गई है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आई हैव टू गो वेरी क्विक, मैं नहीं चाहता कि मुझे तीसरा सेशन रखना पड़े। सो पहले पाथ से कैलकुलेशन। अब वर्क का डेफिनेशन क्या है? एफ डॉट डी आर, और एफ आपको इस तरह से गिवन था, और ये डॉट डी आर जो है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, जो यहाँ पर थोड़ा सा जम्बल्ड अप हुआ है, लिखने में थोड़ा सा ठीक नज़र नहीं आ रहा, बट ये डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। तो अब जब ये चीज़ें डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई होंगी तो इससे क्या बनेगा? एफ डॉट डी आर से आपको क्या मिलेगा? एफ एक्स डी एक्स स्केलर वर्क मिलेगा। वर्क मिलेगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। तो ये एफ एक्स है, ये वाला, ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट है जो गिवन फोर्स था, और ये उसी फोर्स का वाई कंपोनेंट है विद माइनस साइन जो कि गिवन में है। ये यहाँ पर देखें माइनस के साथ इसका वाई कंपोनेंट गिवन है। तो ये हमारे वर्क का, हमने ये डॉट प्रोडक्ट खोल दिया और हमारा इंटीग्रेशन ये बना है। ये इसके साथ एक ब्रैकेट लगा लेना चाहिए था, या ये इंटीग्रेशन पूरे के ऊपर है, ये पूरा अलग अलग इंटीग्रेशन है। कहने का मतलब ये है कि इधर भी एक इंटीग्रेशन का सिंबल होना चाहिए, जो कि एक टाइपो है, मिसिंग है, तो आप खुद लगा लें। तो अब यहाँ पर पहले पाथ से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये वाला जो पाथ है, इस पाथ से, पहले पाथ से वर्क कितना होगा अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आऊँ। अब अलोंग पाथ 1 मेरे पास इक्वेशन गिवन ये है, y इज इक्वल टू हाफ x, तो dy किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 dx हो जाएगा, सही है। तो मुझे y इज इक्वल टू हाफ x और dy इज इक्वल टू हाफ dx, ये मेरे पास वैल्यू है। अब ये वैल्यूज मैं इधर पुट कर लूँगा, y की जगह क्या पुट करूँगा? हाफ x, और dy की जगह क्या पुट करूँगा? हाफ dx। और यहाँ पर जो y है, मीन इस इंटीग्रेशन को मैंने सिर्फ x वेरिएबल में रखना है, या मेरे पास दो फ्रीडम्स हैं, या मैं पूरे इंटीग्रेशन को y में रख लूँगा या x में रख लूँगा। अब यहाँ पर मैंने इसको x में रखा हुआ है, तो इसमें से ये इक्वेशन में यूज़ करूँगा y इज इक्वल टू हाफ x। तो y की जगह इसकी वैल्यू पुट करूँगा, फिर y की जगह वैल्यू पुट हो, फिर उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वैल्यूज पुट हुई है, ये y की जगह आया है हाफ x, dx अपनी जगह, इसमें मैं पुटिंग कर रहा हूँ असल में, फिर ये माइनस अपनी जगह, और ये y की वैल्यू है, लेकिन उसके ऊपर जो स्क्वायर है हमारे वर्क के इक्वेशन 1 में, तो इसके ऊपर ये स्क्वायर अपना आया हुआ है, और ये dy की वैल्यू है। अब देखिए ये पूरा इंटीग्रेशन dx में बन गया है। तो देखिए इसके ऊपर स्क्वायर ले ले तो ये 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर एक 1/2 है तो ये टोटल 1/8 हो जाएगा ये, और यहाँ पर ये हाफ x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x एक इधर है एक इधर है, तो ये हाफ x स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, x के लिमिट क्या होंगे? अगर हम 2 डायमेंशनल इंटीग्रेशन कर रहे थे तो 0 0 to 2 1 हमारा इंटीग्रेशन था। अब इसमें आप देख लें, ये पहला पॉइंट जो है ये x के लिमिट बताता है, ये पहला पेयर के अंदर ये जो पहला नंबर है, तो x के इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहाँ तक है? x 2 तक है सर, 0 से लेकर 2 तक। अगर आप इसको y में कन्वर्ट करते हैं इस इंटीग्रेशन को, तो फिर आपको लिमिट क्या रखने पड़ेंगे? 0 to 1। 0 to 1। 0 to 1. लेकिन मैंने इसको x में किया हुआ है। अब मैंने इसको x में कर लिया, अब ये इंटीग्रेशन सिंपल है, मैं यहाँ से इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा,
इसको ऐड कर ले, ओवरऑल रिजल्ट बना ले, 0 to 2 इंटीग्रेट कर ले, यू विल गेट 1। पाथ 1 से अगर आप जाते हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा 1 यूनिट या 1 जाउल्स। सिमिलरली अगर इसी प्रॉब्लम को आप वाई में कन्वर्ट करते हैं तो फिर आपको 0 to 1 इंटीग्रेट करना पड़ेगा और यही आपका आंसर आएगा। आप इसको खुद वेरीफाई कर ले। अब मैं दूसरे पाथ, ये क्लियर है, ये पहला पाथ? Yes, sir. यस सर। आई थिंक मुझे दूसरा सेशन लेना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक? 5 मिनट रहते और मेरा नहीं ख्याल कि ये खत्म होगा। टाइम इज आउट सर। आप लोग बोर तो नहीं हुए हैं? सर Yes, जितना हो सर, जाए नहीं, बाकी फिर जी नो नो सर सर जी अगर कोशिश को कना सर जी कोशिश को कोनश बस बिया बोल दाओ को सर नहीं बिया नहीं, बैठ नहीं होगा, मुझे पता है। तीन इसके पाथ रहते और आखिरी पाथ पे कैलकुलेशन ज्यादा है। सर अभी भी बस नहीं है, ठीक है हम सर, डेटा इस्तेमाल कर सर, रहे हैं और काफी सही तरीके से। 15 मिनट्स आप मुझे देंगे तो आखिर में आपके क्वेश्चंस को मैं प्रॉपर्ली आंसर कर लूंगा। अगर ये सेशन हम बीच में छोड़ देते हैं तो आपके यस सर queries जो यस हैं वो, सर so let me take this to the third section and I'm sorry यस सर सर आपका सेशन ले काफी लीजिए। टाइम ले रहा हूँ, लेकिन मेरा पता नहीं कि नो सर हम खुश हैं सर। सही है। थोड़ा सा आपको ये सेशन चेंज होने में वक्त मिल जाएगा, जो 10-12 मिनट है या 5 मिनट है। यस सर। तो ये पहले पाथ की हमने कैलकुलेशन कर ली है और मैं इसको यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। जो अगले 3 पाथ है उसके कैलकुलेशन के लिए हम अगला सेशन रख रहे हैं। और आप प्लीज़ ये चीज़ें ज़रा अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ लें। मैं चाहता हूँ कि ये सेशन ज़्यादा पैसिव ना रहे, इसको एक्टिव बना लें। सो आई एम स्टॉपिंग दिस सेशन। यस सर। अगला मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। सो